नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है जेंडर टेक्नोलॉजी गैप के बारे में है, मतलब प्रौद्योगिकी की जो पहुंच है उसमें कितनी असमानताएं है उस बारे में आर्टिकल बात करता है। आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दो टर्म्स के आजू बाजू ये पूरा हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। अर्थ देखिए तो दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पर जब भी यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं तो इनका सिग्निफिकेंस अपने आप में अलग अलग होता है, भिन्न होता है। उस बारे में हम बात करेंगे। आज का तीसरा आर्टिकल जो है ये क्लास एक्शन के बारे में है। क्लास एक्शन मतलब सामूहिक रूप से तब आप कोई भी मामला दर्ज करते हैं, कोई भी कानूनी प्रक्रिया में जब आप सामूहिक रूप से जाते हैं तो उसे क्लास एक्शन कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ लिटिगेशन ये रहता है। तो उस बारे में बात करेंगे कि कैसे क्लास एक्शन जो है, रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन जो है, इसको काफ़ी दिक्कतें हमारे देश में देखने को मिलती है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि हाल ही में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने अपने आप को निम्न में से किस केस से अलग हटा लिया। आपका ऑप्शन ए है आईटी रूल्स रेगुलेटिंग इंटरमीडिएटरीज, इसके संबंध में केस था। ऑप्शन बी है यूएपीए एक्ट के संबंध में। ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो यह है कि जेंडर टेक्नोलॉजी गैप जो है इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जीवन है और उसके साथ में जो आजीविका है ये दोनों ही सुरक्षित होंगी। तो इस पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आर्टिकल्स पे आऊँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं और साथ ही इस टीएनए वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको इस स्लाइड में भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है जेंडर टेक्नोलॉजी गैप के बारे में। क्या होता है जेंडर टेक्नोलॉजी गैप? तो यहाँ पर हमारे समाज में असमानताएं देखने को मिलती है, लैंगिक असमानताएं खासकर। अब इसमें एक और नई श्रृंखला भी जुड़ गई है कि प्रौद्योगिकी जिस तरीके से प्रौद्योगिकी की पहुँच है लोगों तक उसमें भी असमानताएं हैं। तो यहाँ पर खासकर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी के दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन स्विच हो गई, वर्चुअल स्विच हो गई, तो इसमें ये एक समस्या देखने को मिली कि जिनके पास में टेक्नोलॉजी था उन्हें तो काफ़ी सुविधाओं का लाभ मिला, लेकिन जिन तक टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं हुई है उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज यहाँ पर बैकफुट पे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नुकसान उठाना इस चीज़ का बड़ा है। अगर हम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 390 मिलियन वुमेन जो है, 390 महिलाएं जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप में, मतलब निम्न और मध्यम जो आयु वर्ग यहाँ पे आयु वाले जो कंट्रीज रहती है, मतलब यहाँ पे जिनकी इनकम जो है, वेतन जो है ये लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज होती है, इसमें करीब करीब इतनी 390 मिलियन महिलाओं के पास में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये GSMA के द्वारा आंकड़ा दिया गया है। वही अगर हम भारत में देखें तो केवल 14.9% ही महिलाएं ऐसी है जिन तक इंटरनेट की पहुंच है। तो इसी का परिणाम जो हमको वैक्सीनेशन में भी देखने को मिलता है। अगर पुरुषों और महिलाओं का कंपैरिजन करें तो 17% ज़्यादा पुरुष महिलाओं के कंपैरिजन में वैक्सीनेटेड है। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि फैमिली विथ शेयर डिवाइसेस, अगर किसी फैमिली में फॉर एग्जांपल 3 या 4 सदस्य और वहाँ पर एक मोबाइल है तो ये शेयर किया जाता है सबके बीच में। अब इस पे जो प्राधान्यता होती है ये पुरुषों की ही होती है, ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। उसके अलावा सांस्कृतिक जो बिलीव्स है, कल्चरल जो बिलीव्स है वो भी सामने आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो चैलेंजेस टू पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है इसमें ये माना जाता है कि अगर महिलाओं तक टेक्नोलॉजी पहुंच जाएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पैट्रियार्की को, पितृसत्तात्मक जो समाज है इसको एक बहुत बड़ा चुनौती होगी। उसके अलावा ये भी बिलीफ है कि महिलाओं को, वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना, क्योंकि आप देखते हैं कि इंटरनेट पे भी वायलेंस हमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी महिलाओं को यहाँ पे टेक्नोलॉजी से दूर
किया जाता है। लेकिन वही हम दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर ज़रूरत है कि महिला और पुरुष दोनों तक टेक्नोलॉजी की जो पहुँच है वो बराबर हो। इसीलिए यूनाइटेड नेशन वुमेन इस चीज़ के लिए एंकरेज करती है कि जो कंपनीज़ है वो अपने यहाँ पर ज़्यादा महिलाओं को ले ज़्यादा उन्हें टेक सेवी बनाए, जिससे एक हम इक्विटेबल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सके। यहाँ पर जनरेशन इक्वालिटी फोरम का अगर हम देखें कि अगर माने तो इनका एम है, इसका गठन इसलिए किया गया है जिससे वुमेन और जो लड़कियां हैं इन्हें वर्किंग फोर्स में खासकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इनकी संख्या दोगुनी डबल की जाए। उसके अलावा रिड्यूस जेंडर डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी बाय 2026। इनका एक और लक्ष्य ये है कि महिला और पुरुषों के बीच में एक जो हमें डिवाइड देखने को मिलता है इसे भी खत्म किया जाए। उसके साथ में यहाँ पर एक सार्वभौमिक रूप से सभी को डिजिटल लिटरेसी हो, सार्वभौमिक डिजिटल लिटरेसी हो, साक्षरता हो। ये इनका टारगेट है कि 226 तक ये अचीव होना चाहिए, तो ये भी इनका एक एम है। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्ट इन फर्म टेक एंड इनोवेशन टू सपोर्ट वुमेन लीडरशिप एट इनोवेटर्स। तो खासकर महिला जो इनोवेटर्स है इन्हें सपोर्ट करने के लिए भी इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी जनरेशन इक्वालिटी फोरम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है नीड फॉर फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी, फेमटेक, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एक अप्रोच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ जो कि एक समावेशी रूप में हो, जहाँ पर समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिव टू एंटायर सोसाइटी, और यही जो है इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिव रहेंगी सारी कम्युनिटी के लिए। तो फेमटेक की बात की गई, अपने आप में नया टर्म है फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सबको समानता हो, खासकर महिला और लड़कियों की अगर हम बात करें तो इनको एक अच्छी पहुंच मिले टेक्नोलॉजी और इनसे समावेशी हो और इनके लिए फ्रेंडली हो। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है हम कई बार यूज़ करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम इन्हें कई हद तक पर्यायवाची ही मानते हैं, सिनोनिम ही मानते हैं, उनका अर्थ एक ही लेते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स का अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ किया गया है अभी तक और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जहां पर भी यूज़ किया जाएगा, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह इसे यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टेप का, इस स्टेप की तारीफ की गई है इस आर्टिकल में, तो हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पर हमारे अगर संविधान निर्माता जो है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो है, इन्होंने आर्टिकल 1 में कहा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है ये यूनियन रहेगा स्टेट्स का, मतलब जो विभिन्न राज्य है उनका एक यूनियन रहेगा। उसी को देखते हुए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पर सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट ये टर्म कहीं पर भी नहीं यूज़ किया है। तो जितने भी 395 अनुच्छेद थे आर्टिकल से, उनमें से कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं यूज़ किया गया है। जब भी हम सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसका मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया गया था वो था यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमने आर्टिकल 1 में जैसे देखा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वही अगर हम जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 देखें तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद में जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है, कमेंसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए प्रेसिडेंट के रूप में लिया जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर इंटेंट देखें तो यहाँ पर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स चल रहे थे उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्लैरिफाई किया है दैट द यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन लूज रिलेशंस नॉर द स्टेट्स द एजेंसी ऑफ यूनियन डिराइविंग पावर फ्रॉम इट, तो डिराइविंग पावर्स फ्रॉम इट। तो यहाँ पर बात की गई है कि यूनियन है ये कोई लीग ऑफ स्टेट्स नहीं है। जैसे हम लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अपने आप में ये कोई ऐसा लीग ऑफ नेशंस नहीं है, ये लूज रिलेशन से नहीं बंधा हुआ है, ये एक बहुत ही एक कड़े रिलेशन से जुड़ा हुआ है। साथ में इसका ये भी अर्थ नहीं निकलता है कि स्टेट्स जो है वो अपनी शक्तियाँ यूनियन से लेते हैं, दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है। बोथ द यूनियन स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों ही यूनियन और स्टेट
जो है ये संविधान का क्रिएशन है, संविधान द्वारा निर्माण किया गया है। द वन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द अदर इन इट्स ओन फील्ड, एक दूसरे के ये सबऑर्डिनेट नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग एंटिटी है जो कि संविधान के द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ वन इज कोऑर्डिनेट विद दैट ऑफ अदर, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती रहेगी, ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के लिए है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहीं पर भी सेंटर नहीं यूज करा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म यूज करा, जिससे ये मतलब ना निकले कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है केवल एक यूनिट की तरफ। इसीलिए कई जगह हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज है, तो ये किस प्रकार से संवैधानिक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें या अर्थ समझे, तो जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हम यूज करते हैं या ये टर्म यूज करते हैं, ये पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ना कहीं माना जाएगा, एज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट अप्रूव इट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इसे अपने आप में अप्रूव नहीं करता है। तो चलिए, हमारा जो तीसरा आर्टिकल है, क्लास एक्शन सूट्स इन इंडिया, मतलब सामूहिक रूप से या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में जब भी हम केस दायर करते हैं, सूट करते हैं, तो इसकी क्या स्थिति है भारत में, क्या दिक्कतें हैं जो देखने को मिलती है, अभी तक के उदाहरण क्या है और किन कानूनों के अंतर्गत हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो कैसे ये अपने आप में चर्चा में आया, हाल ही में हमें पता है जैसे ताउते साइक्लोन जो आया था, ताउते चक्रवात जो आया था, जिससे 71 लोग जो है ओएनजीसी के, इन्हें अपनी लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना गया कि सरकार की तरफ से, ओएनजीसी की तरफ से, उसी के साथ जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड था एफकॉन, इसके तरफ से उतनी सावधानी नहीं बरती गई। इसी के चलते 71 लोगों की मौत हो गई ताउते साइक्लोन के कारण, क्योंकि जिस वक्त ये साइक्लोन आया उस वक्त ये सारे लोग ड्यूटी पर थे, ओएनजीसी और एफकॉन जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है, इनके साथ में यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। तो यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से कॉम्पनसेशन के रूप में 2 लाख तक का अमाउंट दिया गया है, वही एफकॉन जो है इसकी तरफ से 35 से 75 लाख के बीच का अमाउंट यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको, उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में दिया गया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन्हीं के समूह ने एक यहाँ पर जिनकी फैमिलीज ने उनके रिश्तेदारों को खोया है, उनके जो ब्रेड विनर को यहाँ पर खोया है, उनके द्वारा केस किया गया है सामूहिक रूप से। तो इससे कहीं ना कहीं एक वापस डिबेट चालू हो जाता है कि भारत में क्लास एक्शन सूट्स की क्या ज़रूरत है और क्या स्थिति है। यहाँ पर अगर हम देखें क्लास सूट्स क्या होते हैं, अ लीगल एक्शन क्लेम दैट अलाउज वन oblique many plaintiff to file and appear for a group of people with similar interest। अगर लोगों का समूह जो सिमिलर इंटरेस्ट रखता हो तो यहाँ पर एक या एक से अधिक प्लेंटिफ यहाँ पर केस दायर कर सकते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम क्लास लीगल एक्शन या क्लेम कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये कहाँ से अपनी जो ओरिजिन है वो डिराइव करता है, तो डिराइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन। रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन के रूप से ये अपनी जो स्थिति है वो डिराइव करता है। यहाँ पर जो ज़रूरत होती है रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन की, कहीं ना कहीं उसे जस्टिस, जो न्याय है, उसे फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेंगी, जैसे ओएनजीसी या एफकॉन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी एंटिटीज़ है। इनके अगेंस्ट अगर आप लड़ते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं रहेंगी, अब बहुत बड़ी बिग पावर से इनके अगेंस्ट लड़ना। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन को जगह दी गई है कि यहाँ पे आप अपने अलावा किसी और को या सामूहिक रूप से रिप्रेजेंट कर सके, मतलब जिससे आप ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होते हुए भी जो पावरफुल एडवर्सरीज है उनसे लड़ सके। क्लास एक्शन का उदाहरण जो है वो हमें सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। उस वक्त जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने विक्टिम्स के बिहाफ पे यहाँ पर केस किया था यूनियन कार्बाइड के खिलाफ, जिससे 370 मिलियन डॉलर जो है वो मुआवजा मिला। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये है कि इससे 7 गुना ज़्यादा क्लेम किया गया था, मतलब केवल 1/7 जो है वही क्लेम का अमाउंट मांगा गया सरकार के द्वारा और वो ही उन्हें मुआवजा मिला। उसके अलावा सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल्स की बात करें
तो जितने लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ इससे, भारत में जो लोगों को नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं अपना जो हिस्सा था या अपना जो मुआवजा था वो नहीं पा पाए। वही दूसरी कंट्री की बात करें, यूएस में जिन लोगों का नुकसान हुआ था वहाँ पे पहले से ही ऐसा लीगल फ्रेमवर्क था जिससे उन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर मुआवजा मिल गया। उसके बाद में सेक्शन 245 जो है कंपनीज एक्ट का, उसमें संशोधन किया गया। उसके बाद में एक और उदाहरण अगर हम देखें तो 2015 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेस्ले के अगेंस्ट नेशनल कंज्यूमर अफेयर कमीशन जो है वहाँ पर केस किया था, जो अभी भी पेंडिंग है। 2015 से आज 2021 हो रहा है, करीब 5.5-6 वर्ष होने में आए हैं, लेकिन ये मामला अभी भी निलंबित है। मतलब यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि क्लास एक्शन में यहाँ पे सरकार ही खुद सामने आके यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इससे रिजल्ट आते हुए, परिणाम आते हुए इतने कुछ दिखते नहीं है। लीगल प्रोविजन देखें, अगर हम कानूनी प्रावधान देखें तो ऑर्डर 1 रूल 8 जो है सीपीसी का, ये रिफर करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को। वही जो सेक्शन 254 है कंपनीज एक्ट का, इसमें जो मेंबर्स है या डिपॉजिटरी ऑफ कंपनी है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर जो मेंबर्स है, डिपॉजिटरी है, ये कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट यहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सेक्शन 53N देखें कंपटीशन एक्ट का, तो यहाँ पर अलाउ ग्रुप ऑफ एग्रीवेटेड पर्सन टू अपीयर एट NCLT इन इश्यू ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप ग्रुप में मामला दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यहाँ पे भी इन्होंने भी बताया है दैट हेल्थ दैट सर्टेन कंप्लेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज क्लास एक्शन सूट्स। तो इन्होंने भी क्लास एक्शन सूट्स को यहाँ पर कंज्यूमर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है। रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव अदर्स वर्सेस द्वारकाधीश प्रोजेक्ट पी लिमिटेड एंड अदर्स, इस केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। जो 3 मेन क्लास एक्शन के केस है उसमें कहीं ना कहीं अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 1984 का यूनियन कार्बाइड, 2015 का नेस्ले और 2018 का जॉनसन एंड जॉनसन है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।